विषाणु से होने वाली बीमारी के बारे में लिखो। सबसे पहले सामान्य जुखाम, सामान्य जुखाम। लिखो इसमें सामान्य जुखाम विषाणुओं का समूह, विषाणुओं का समूह राइनोवायरस, राइनोवायरस द्वारा होता है। इसमें केवल ऊपरी श्वसन तंत्र का भाग प्रभावित होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये 5 से 7 दिन तक, 5 से 7 दिन तक वायरस या विषाणु अपना संक्रमण शरीर में फैलाता है। नहीं, जो भी विषाणु से होने वाली बीमारियां होती है उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं आती, ठीक है। तो जुखाम की कभी भी कोई दवाई नहीं आती, वो जो लेके आते हैं ना हॉस्पिटल से या मेडिकल से, वो केवल क्या करती है, लक्षण या सिम्टम को क्या कर सकती है, कंट्रोल करती है। जैसे जब भी जुखाम हुआ तो देखा होगा हम दवाई ले रहे हैं फिर भी नाक वाक तो थोड़ी ठीक हो रही है, लेकिन उसका असर तो रहता है ना, वो 5, 6, 7 दिन बाद ही ठीक होता है। तो ये जो भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं वो केवल लक्षणों को ठीक करती है। जैसे गला खराब हो रखा है ना, आवाज के अंदर फर्क आ गया तो उनको थोड़ा नॉर्मल कर देगा, लेकिन जो विषाणु है वो मरता नहीं है। वैक्सीन, चाहे देखो वैक्सीन हो या टीका हो या कोई भी एंटीबायोटिक जो होती है वो वैक्सीन के रूप में भी हो सकती है, कैप्सूल के रूप में भी हो सकती है। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, ये जो शब्द है उस दिन मैंने बताया था, शायद याद है क्या, एंटी मतलब खिलाफ है ना, बायो मतलब जीव, ठीक है। जीव के खिलाफ जो भी चीज बनाई जाती है उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो अगर मान लो कोई भी सूक्ष्म जीव को मारने के लिए हम किसी चीज को काम में लेते हैं उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक ही होती है, हॉस्पिटल में जो हम जाते हैं हमें दवाई लगाई दी जाती है वो क्या होती है, एंटीबायोटिक। लेकिन एंटीबायोटिक किसके लिए काम करती है, सबसे ज्यादा जीवाणुओं के लिए, जीवाणु को मारने के लिए, इसके अलावा प्रोटोजोआ, कवक वगैरह को मारने के लिए, लेकिन विषाणुओं को मारने में या असरदार नहीं होती है। इसीलिए देखा होगा जितने भी विषाणु से होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है ना, उनका इलाज नहीं होता है, या तो वो परमानेंटली रहती है। देखा होगा एड्स का अभी तक इलाज नहीं है ना, हेपेटाइटिस का नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण यही होता है क्योंकि वायरस को मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते, क्योंकि मरे हुए को मार नहीं सकते ना। वायरस क्या होता है, मैंने उस दिन भी बताया था, वो सजीव और निर्जीव दोनों गुण होते हैं। वो बाहर जाएगा मर जाएगा, वापस किसी दूसरे शरीर में आएगा वापस जिंदा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी तक जो भी साइंटिस्ट हैं उनके पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं अवेलेबल है कि हम विषाणुओं को मार नहीं सकते। देखो इसमें क्या होता है, मैंने वापस से बता देता हूं, ये जो वायरस के खिलाफ बनाई थी, इसमें वायरस को ही हमने शरीर के अंदर डाला था और उससे हमारे शरीर की जो है एंटीबॉडी का विकास हुआ था। इसमें पूरी तरीके से वो नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसकी जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र, वो मजबूत हो गया था। इसीलिए देखा होगा सबको लगा रहे थे, सबको लगाते हैं ना एक साथ में इंजेक्शन या दवाई देते हैं, उससे क्या होती है, एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। हर्ड इम्यूनिटी समझते हो, कि बहुत सारे लोगों को अगर कम्युनिटी में एक साथ लगा देते हैं तो उसका संक्रमण फिर फैलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो वायरस तो वो वहीं रहता है, खत्म नहीं होता, लेकिन लोगों के अंदर वो लड़ने की क्षमता आ जाती है, मतलब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाता है। समझ रहे हो बात, वो वायरस नहीं मरता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसके खिलाफ
मजबूत बना देते हैं। कैसे? वो हाँ वैक्सीन बनाई थी, देखो ध्यान रखना, वैक्सीन बना रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां अलग अलग वायरस वाली है उसके खिलाफ वैक्सीन बनी हुई है, बना भी रहे हैं, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं हो पा रही है ना, पूरी तरीके से कारगर नहीं है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि वो विषाणुओं को मारने में सक्षम नहीं है, इसीलिए अभी तक कोई भी ढंग की वैक्सीन नहीं बनी है ना। ये जितनी भी अभी जो बनी है कोरोना की, वो भी तुम्हें क्या लगता है सक्सेसफुल नहीं है? ठीक है, उनके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, वो पूरी तरीके से असरदार थी नहीं। वो तो ठीक है, सबके अंदर वो जो हर्ड इम्यूनिटी आ गई, एक दूसरे में फैलना शुरू हो गया, और कुछ हद तक उसका जो विषाणु का असर है हमने मेडिसिन से कम कर दिया। ठीक है, बाकी और वो करते कैसे हैं? वो ऐसे ही करते हैं, बाहर से हम क्या करते हैं, उसको कमजोर करके शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं विषाणु को, और उसके खिलाफ हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो मजबूती से उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जब भी वापस से हमारे शरीर में वो विषाणु आता है तो वो शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, लेकिन शरीर में तो हमेशा आता है, वो बना रहता है। ठीक है, आया समझ में? है ना, ये फर्क होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या लिखा था बताओ? इसके लक्षण लिखो, जुकाम के लक्षण लिखो। स्वर रुक्षता, स्वर रुक्षता मतलब आवाज जो है वो रुक जाती है, भारी पड़ जाती है। ठीक है, कॉमा करके लिखो। कफ या खांसी, कफ या खांसी, कॉमा बुखार जो 5 से 7 दिन बाद, 5 से 7 दिन बाद स्वतः ही दिखने बंद हो जाते हैं। दिखने बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? सामान्य जुकाम के बारे में, है ना। अब बहुत सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं, जिसमें सबसे दूसरा नंबर का आप हेडिंग डाल सकते हो HIV या एड्स। HIV या एड्स, देखो इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, किसी को पता है क्या? दोनों, हाँ हाँ, HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, मतलब पीछे वायरस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? अभी मैंने समझाया, वायरस क्या होता है? रोगजनक होता है। ठीक है, और ये एड्स रोग है, या फिर इसको कहते हैं रोगों का समूह बोलते हैं। एक रोग नहीं है, ध्यान रखना, ये रोगों का समूह है। क्या होता है? जब HIV का संक्रमण शरीर में होता है किसी व्यक्ति के, तो धीरे धीरे उसका प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। कौन होता है? प्रतिरक्षा तंत्र। और प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज्यादा कमजोर होने की वजह से वो लोग रोगों से लड़ने में सक्षम नहीं रहता, है ना। तो उसके शरीर में बहुत सारे क्या होने शुरू हो जाते हैं? अलग अलग तरह के रोगजनक प्रवेश करेंगे, और वो सभी रोगजनक क्या करेंगे? उसके खिलाफ वो शरीर में रोग करना शुरू कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सामान्य व्यक्ति है, उसको कभी भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा, टीबी नहीं होगा। सामान्यतः टीबी होता है। जब भी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है तो कौन सी बीमारी होती है? टीबी हो जाती है ना। देखा होगा टीबी कमजोर लोगों में बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसका प्रतिरक्षा तंत्र से संबंध होता है। जैसे ही प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हुआ, टीबी होना शुरू हो गया, निमोनिया हो गया, दाद, फंगल, ये सभी स्किन से रिलेटेड बीमारियां होनी शुरू हो जाती है ना। तो बहुत सारी बीमारियां जब एक साथ होती है तो उससे व्यक्ति बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, मतलब उसका प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल जीरो की तरफ हो जाता है ना। तो जब लास्ट स्टेज होती है तब तक व्यक्ति का एक तो वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना। वजन कम होने के साथ में उसका प्रतिरक्षा तंत्र एकदम कमजोर होने से वो रोगों से लड़ने में सक्षम नहीं रहता, और जब रोगों से लड़ने में सक्षम नहीं रहता तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं।
ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर फर्क होता है, ध्यान रखना, ठीक है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीजेस, मतलब रोगों का समूह, उसे बोलते हैं सिंड्रोम, ठीक है। हेडिंग डालो और लिखो, इसकी फुल फॉर्म लिखो दोनों की पहले तो। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे आगे लिख लेना रोग वाहक या रोग कारक। और एड्स की लिखो एक्वायर्ड लिख लिया ये। एक सेकंड, ठीक है। उसमें पहले क्या लिखा था वापस बताना, पीछे वायरस लिखना है, ठीक है। वायरस ही लिखा, सिंड्रोम नहीं है, ये वायरस है, ध्यान रखना, इसको चेंज कर लेना। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। लिखो फर्स्ट पॉइंट, एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस जैसे ही व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है यह सीधे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस रोग में प्रतिरक्षा तंत्र न्यूनता हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रतिरक्षा तंत्र के कमजोर होने में तथा लक्षणों के प्रकट होने में 10 से 15 वर्ष तक लग सकते हैं। 10 से 15 वर्ष तक लग सकते हैं। तो ध्यान देना, इस बीमारी में होता क्या है, अगर किसी व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ज्यादा मजबूत है तो उसमें लक्षण दिखने में, लक्षण समझते हो ना, कि मान लो जब उसका वजन घटने लगता है, अलग अलग तरह की लक्षण, जैसे दस्त लगती है ना, बुखार आता है, ये सारे लक्षण आने में कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं, ठीक है। क्योंकि तब तक वो क्या होता है, ये वायरस अपने नंबर को बढ़ाता है, नंबर को जैसे जैसे बढ़ाता रहेगा वैसे वैसे हमारा इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता रहेगा, है ना। तो कुछ व्यक्तियों के अंदर इसके लक्षण 1-2 साल के अंदर भी आ जाते हैं और कुछ के अंदर 10 से 15 साल के अंदर आते हैं। अब एक चीज ध्यान देना, अब वर्तमान में
HIV या एड्स की बहुत हद तक काफी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल है। मान लो अगर किसी को विषाणु का संक्रमण हो भी जाता है तो उसकी उम्र को 40, 50, 60 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब क्या करते हैं इसमें, जब वो दवाई दी जाती है तो उस दवाई को बोलते हैं एंटी रेट्रोवायरल दवाई, ठीक है, मेडिसिन। ये क्या करती है, उस व्यक्ति में HIV जो वायरस है उसकी संख्या को बढ़ने नहीं देता, और जब संख्या नहीं बढ़ेगी शरीर के अंदर तो क्या नहीं होगा, इम्यून सिस्टम कमजोर नहीं होगा, है ना। तो जब इम्यून सिस्टम हमारा कमजोर नहीं होगा तो उसका ज्यादा असर होगा नहीं, ठीक है। तो पहले बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी कि एक बार अगर किसी को संक्रमण हो जाता है उसके बाद में व्यक्ति को मरना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत हद तक अगर उसका ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसकी लाइफ को आगे बढ़ाया जा सकता है ना। अगर मान लो किसी को संक्रमण अभी हुआ है तो उसकी लाइफ अगर 50 साल बाद भी वो जिंदा रह सकता है ना। लेकिन जैसे डायबिटीज अभी जो है, हाल फिलहाल डायबिटीज इससे भी ज्यादा खतरनाक है, ध्यान रखना। क्योंकि डायबिटीज एक तो क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और इसका जो लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है। इंसुलिन का लेवल कम होने की वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और इससे मौतें बहुत ज्यादा हो रही है। समझ रहे हो बात को, है ना। तो डायबिटीज अभी के समय में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ना कि ये एड्स है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। क्या? जेनेटिक नहीं है, ये संक्रामक बीमारी है ना। जेनेटिक उसे बोलते हैं जो जीन्स के द्वारा फैलता है, ठीक है। देखो, माँ से बच्चे में आता है इसलिए तुम्हें लगा होगा जेनेटिक है, ये जेनेटिक नहीं है। माँ से बच्चे में संक्रामक बीमारियां भी आती है ना। इसके द्वारा आती है, अपरा द्वारा आती है, ठीक है। जैसे ही मान लो या प्रेगनेंसी के टाइम माँ को हो रखा है, डिलीवरी के टाइम बच्चे के अंदर हो गया, है ना। डायबिटीज क्या? हाँ वो जेनेटिक है, ठीक है, आनुवांशिक है, लेकिन एड्स नहीं है, ठीक है। उसमें क्या होती है, देखो आनुवांशिक या जेनेटिक का मतलब होता है जब कोई भी जीन उस बीमारी को करने के लिए उत्तरदायी होती है तो उसे बोलते हैं आनुवांशिक, है ना। और जीन क्या होते हैं, पढ़ा होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और जब जब जाएंगे अगली पीढ़ी में वहां वहां वो बीमारी कर सकते हैं। देखा होगा अगर किसी के दादा को या माँ बाप को ये डायबिटीज की बीमारी हो रखी है तो उनकी जो भी संतान है 4-5 उनमें से एक या दो को तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो जीन है आगे से आगे चलती रहती है, ठीक है ना। डायबिटीज भी बहुत अलग अलग इसके बारे में पढ़ेंगे, बताऊंगा कि डायबिटीज 1 होता है, डायबिटीज सेकेंड होता है, उसमें इंसुलिन की किसी में कमी होती है, किसी में पहले से बनता है, किसी में नहीं बनता है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, HIV वायरस या विषाणु अपनी संख्या बढ़ाने में समय लेता है क्योंकि इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, विषाणुओं के अंदर कौन सा होता है, मैंने उस दिन बताया था, याद है, RNA होता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है बताओ? RNA होता है ना। वो भी कौन सा होता है, एकल रज्जुक होता है, एकल रज्जुक होता है ना, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, ठीक है। तो ये RNA सीधा हमारी कोशिकाओं के अंदर गुणन नहीं कर सकता, इसलिए पहले ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो आगे टॉपिक आएगा उसमें सारा चीज बताऊंगा कि RNA से पहले क्या बनाता है, DNA बनाता है, ठीक है। और DNA बना करके हमारी कोशिकाओं के साथ में अपनी वृद्धि करता है या गुणन करता है, ठीक है। तो पॉइंट क्या लिखा है वापस बताना, आनुवांशिक पदार्थ SSRNA होता है जिसको गुणन करने के लिए विषाणुवीय DNA बनाता है
उसके बाद परपोषी में अपनी संख्या को बढ़ाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। लिखा? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एड्स एक रोगों का समूह है, रोगों का समूह है इसीलिए इसे सिंड्रोम कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। लिखो, अगली हेडिंग डालो, जांच या उसको क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए टेस्ट करते हैं किसके द्वारा, एलाइजा। इसकी फुल फॉर्म लिखो, ये सीधी ऐसी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। एक सेकेंड, एंजाइम लिंक्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं एंजाइम, लिख लो हिंदी में चाहो तो, एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा ज़ारबेट ऐसे। देखो ये सबके फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, HIV की, एड्स की, एलाइजा की, ठीक है। किसकी पूछा गया, कोई कुछ नहीं पूछा। लिखो, निदान या ट्रीटमेंट, रोग का उपचार, रोग का उपचार। लिखो इसमें ऐसे देखा होगा बहुत सारे अलग अलग जगह पे प्रचार, बचाव ही उपचार है, ठीक है। लिखो, एक पॉइंट लिखो, एड्स का बचाव ही उपचार है। इसमें दवाई का नाम लिख लो, एंटी रेट्रोवायरस, एंटी रेट्रोवायरल एंटी रेट्रोवायरल दवाइयां दी जाती है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति विषाणु, ठीक है। अब देखो सारी चीजें मैंने नहीं लिखा, ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें बचाव के उपचार होते हैं, मतलब बचाव कैसे कर सकते हैं, तो बचाव करने का क्या तरीका होता है, अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो क्या होता है, देखो ये कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसको छूने से, पास बैठने से नहीं फैलता। ये कैसे फैलता है, असुरक्षित यौन संबंध से, है ना, या किसी का मान लो अगर आपका ब्लड है, खून सीधे किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो उस वजह से फैल सकता है ना। जैसे मान लो किसी को ऑपरेशन चल रहा था हॉस्पिटल के अंदर, वही उपकरण दूसरे व्यक्ति के लिए काम में ले लिए, दूसरे ऑपरेशन करने में बिना उसको क्लीन किए, तो उससे भी फैल सकता है। या फिर देखा होगा माँ से बच्चे के अंदर स्थानांतरित होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि उनका खून क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कारण हो सकते हैं जिससे
बचाव किया जा सकता है। ठीक है।